पहले तो मैं सीएफए को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्ट निकाली जिसमें कि ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स दी कि कितने जो ऊपर के अमीर लोग हैं हिंदुस्तान में या जिनके पास 1,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, उनकी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ी है पिछले 5 साल में। और साथ में जो नीचे के 50% लोग हैं इस देश में, उनकी इनकम किस तरह से स्टैग्नेट हुई है और उसकी वजह से इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी बढ़ गई है। और अगर थोड़ा वेल्थ टैक्स सबसे अमीर लोगों के ऊपर लगाया जाए और थोड़ा इनहेरिटेंस टैक्स जैसे प्रभात पटनायक जी ने बताया अगर लगाया जाए, तो उससे कितना पैसा मोबिलाइज होगा हिंदुस्तान में। यानी कि हर साल उन्होंने इसको निकाला है कि सिर्फ अगर ऊपर के ही 100 लोगों के ऊपर हम वेल्थ टैक्स 2% लगा दें और 33% इनहेरिटेंस टैक्स लगा दें, तो उसी से ही करीब 7.5 लाख करोड़ हर साल जनरेट होगा, जिसका इस्तेमाल हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है और मैं सीएफए को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस रिपोर्ट के लिए। तो देखिए, जो अमीर लोग हैं इस देश में उनकी इनकम इतनी क्यों बढ़ी। एक तो प्रभात जी ने बताया कि हम लोग बिल्कुल एक न्यू लिबरल पैराडाइम में काम कर रहे हैं, और इस तरह की न्यू लिबरल पैराडाइम में वैसे ही जो अमीर लोग हैं उनकी ही इनकम सबसे ज्यादा बढ़ती है और गरीबों की नहीं बढ़ती। लेकिन उसके अलावा और भी कई चीजें हैं। देखिए, जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म इस देश में चल रहा है कि सारे मोनोपोली एस्टेब्लिशमेंट्स जैसे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे अ, सरकार जो है ढूंढ ढूंढ के अडानी या अंबानी को देती जा रही है। खैर, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स तो अडानी को ही सारे मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से भी अडानी की इनकम इतनी ज्यादा बढ़ी है। अगर आप ये मोनोपोली चीजें उनको दे दें कि एयरपोर्ट पूरी मोनोपोली है और उसमें फिर वो पैसेंजर टैक्स बढ़ाते जाएं, तो उसी से उनकी बहुत इनकम बढ़ जाती है। उसके अलावा सरकार जो है उनको बहुत सारी जमीनें दे रही है, बहुत सारी जगह फ्री जमीनें दी गई हैं, बहुत सारी जगह लीजेस दी जा रही हैं, कोल माइनिंग लीजेस, आयरन और माइनिंग लीजेस, तरह तरह की लीजेस उन लोगों को दी जा रही हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, खासकर अडानी अंबानी वगैरह, इन लोगों को। तो बहुत सारा जो क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसमें आप खास लोगों को चुन चुनकर सरकार के या जनता के रिसोर्सेज दे देते हैं, उसकी वजह से भी उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसके अलावा जो हम देखते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं जहां पर ये दिखाई देता है कि लैक्स रेगुलेशन के कारण, यानी कि जो सेबी के रेगुलेशंस हैं या अ, दूसरे जो रेगुलेशंस हैं, उनके प्रॉपर एनफोर्समेंट ना होने के कारण इस तरह के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनको बहुत सारा पैसा ओवर इनवॉइसिंग अंडर इनवॉइसिंग से हिंदुस्तान के बाहर निकाल देने दिया। मतलब इन्होंने हिंदुस्तान के बाहर निकाल दिया, और उस पैसे से, जैसे अडानी के केस में हिंडनबर्ग ने जो दिखाया था उसमें दिखाई दिया कि इन्होंने लाखों करोड़ रुपया अपना हिंदुस्तान के बाहर ओवर इनवॉइसिंग अंडर इनवॉइसिंग से निकाल लिया। और देखिए, ये वो पैसा है जो कि ये बैंक से ले रहे हैं, बैंक से लेते हैं अपने पावर प्रोजेक्ट्स के लिए या दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद उसमें जो चीजें खरीदते हैं उसमें ओवर इनवॉइसिंग दिखा के वो पैसा हिंदुस्तान के बाहर ले जाया जाता है। उस पैसे से ही इनके शेयर्स मैनिपुलेट करे जाते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी जो है उनको नुकसान होता है, और उसका वैल्यू दिखाकर ये अपने शेयर्स को इन्फ्लेट कर देते हैं जैसे अडानी। और फिर ये लोग दिखाते हैं, अनिल अंबानी ने भी यही किया कि देखिए हमारा इतना शेयर वैल्यू है, 5 लाख करोड़,
उसमें से हम 1 लाख करोड़ का बैंक से बस लोन ले रहे हैं, तो हम अपने 20% शेयर्स प्लेज कर देंगे 1 लाख करोड़ का लोन उठाने के लिए। और ये जो शेयर प्राइस है, ये खुद ही इन लोगों ने मैनिपुलेट करके बाहर से अपनी ही कंपनियों में पैसा लगा के बढ़ा दिया है। तो ये सब भी खूब हो रहा है। और उसके बाद फिर जब बैंक्स का लोन पे ऑफ नहीं करते, पैसा तो सारा साइफन आउट कर लिया है, उसके बाद वो बैंक्स जो हैं वो लोन सब राइट ऑफ कर देते हैं। ये लोग बैंक्रप्सी में अपने आप को ले जाते हैं, और बैंक्रप्सी में उन्हीं के भाई, जैसे अनिल अंबानी की एक कंपनी, उसमें 40,000 करोड़ का लोन, और वो कुल 500 करोड़ या 1,000 करोड़ में वो कंपनी उसी के भाई ने, मुकेश अंबानी ने, वो कंपनी खरीद ली। बैंक्रप्सी का भी जो कानून है उसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी वजह से ये जो लाखों करोड़ रुपए जो बैंक्स के राइट ऑफ हुए हैं, ये ज्यादातर इस तरह के बड़े बड़े उद्योगपति के ही हैं। और जो लोन इनको बगैर प्रॉपर सिक्योरिटी के सिर्फ अपने शेयर्स प्लेज करने के आधार पर दे दिए गए, इस वजह से भी इन लोगों की इनकम इतनी बढ़ी है, इनकी वेल्थ इतनी बढ़ी है। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको पीसा जा रहा है, उनको तरह तरह से पीसा जा रहा है कि जो जो थोड़ी बहुत सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई भी गई थी, जैसे मनरेगा, उसको धीरे धीरे खत्म ही किया जा रहा है, उसके पैसे कम दिए जा रहे हैं। अब तो खैर ये कानून भी ले आए कि अब कोई गारंटी नहीं होगा, सरकार जितना बजट देगी उसी के हिसाब से मनरेगा का पैसा दिया जाएगा। पहले तो गारंटी थी कि भाई 100 दिन के वेजेस कम से कम एक गरीब, एक रूरल फैमिली के एक आदमी को गारंटीड कि 100 दिन की आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, या कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा उसके जगह। लेकिन कायदे से तो करने की ये जरूरत थी कि उसको यूनिवर्सलाइज करते। हमको तो एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून चाहिए, जैसे प्रभात जी ने बताया कि हर एक जने को एम्प्लॉयमेंट का राइट होना चाहिए। और अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो उसको उतना या कम से कम उसका आधा पैसा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बतौर देना चाहिए। और इसके लिए पैसे जरूर लगेंगे, लेकिन ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज तो सरकार के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और इस तरह के न्यू लिबरल पॉलिसीज फॉलो करने के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा है। लेकिन आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लाजमी बढ़ेगा, हर देश में बढ़ेगा। उसकी वजह से हम लोगों को राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून लाना पड़ेगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम लानी पड़ेगी, सारे देशों में लानी पड़ेगी। उसके लिए हमको पैसों की जरूरत होएगी। और वो पैसे, जैसे कि इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, आसानी से मोबिलाइज किए जा सकते हैं अगर हम जो सिर्फ जो बहुत अमीर लोग हैं उनके ऊपर 2% वेल्थ टैक्स लगा दें, और जैसे प्रभात जी ने बोला कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनके ऊपर 33% इनहेरिटेंस टैक्स लगा दें। उसी से ये पैसा मोबिलाइज हो सकता है, जिससे आप एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बना सकते हैं, हर एक जने को कम से कम मिनिमम वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर सकते हैं। तो ये सब करने के बजाय हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है, मनरेगा वगैरह को स्क्वीज किया जा रहा है, दूसरे कानून ले आए हैं, लेबर कोड्स वगैरह, जिसके वजह से, जिसके चलते हुए वर्कर्स को दबाया जा रहा है। ये जो नोएडा वगैरह में जो प्रोटेस्ट हुए, ये इसीलिए हो रहे हैं। आपने उनके वर्किंग आवर्स 12-12 घंटे कर दिए, उनकी आपने इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ाई, आप सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे हैं, देने दे रहे हैं। ये सब इस कानून, पहले तो एक कानून था कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसमें यह था कि जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दिया जा सकता, और वही कानून होना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो सारा, अब तो सरकार भी टीचर्स की नौकरियां जो कि बिल्कुल परमानेंट जॉब्स हैं कॉन्ट्रैक्ट पर देने लगी है। तो इसलिए ये सब के चलते हुए, और फिर आप कभी डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, कभी लॉकडाउन कर देते हैं, और अभी तो खैर आपने ये सब अपनी बेवकूफ़ी की फॉरेन पॉलिसीज फॉलो करने की वजह से
आपने यहाँ पर गैस और ऑयल क्राइसिस क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से और गरीबों को मार पड़ रही है। गैस नहीं मिल रही, गैस सिलेंडर बहुत महंगा लेना पड़ रहा है। तो हर तरीके से सरकार की गलत पॉलिसीज की वजह से गरीब लोग और पिसते जा रहे हैं। लेकिन आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी हर तरह के लोग, मतलब पहले तो देखिए व्हाइट कॉलर जॉब्स जाएंगे, लेकिन उसके बाद सारे ब्लू कॉलर जॉब्स भी जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो इसलिए हम लोगों को राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून तो लाना ही पड़ेगा। उसके बगैर तो इस देश में वही होने वाला है जो अभी हमने 2 दिन पहले नोएडा में देखा, जो हो रहा है उस तरह का अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, सिविक अनरेस्ट होएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, इतने इनइक्वालिटी के चलते हुए हमारे लोकतंत्र पर भी बहुत गंभीर असर पड़ता है। क्योंकि थ्योरेटिकली तो बट ठीक है, हमने बोल दिया वन मैन वन वोट। अभी तो खैर लोगों का वोट भी काटा जा रहा है, खासकर मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। अभी तो मुसलमानों का वोट वैसे ही काटा जा रहा है एसआईआर के चलते हुए। लेकिन अगर वन मैन वन वोट हम समझ भी लें, फिर भी अगर मान लीजिए वोट ना भी काटा जाता, लेकिन पैसे का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे चुनाव में कि उस पैसे के आधार पर वो वन मैन वन वोट नहीं रहता। आज तो पूरा चुनाव ही पैसे का खेल बन गया है। जैसे वो अन्ना हजारे कहते थे ना, पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, वो चक्र चल रहा है। तो वन मैन वन वोट के बजाय अब होता जा रहा है 1 रुपी 1 वोट। तो इसलिए जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे दे के, जैसे हमने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह में देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने हजारों करोड़ भाजपा वगैरह को दे दिया। और उस पैसे से, ऐसे तो देखिए इलेक्शन में लिमिट है कि एक जना कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ खर्च कर सकता है लोकसभा के इलेक्शन में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पर कोई लिमिट नहीं है। भाजपा ने 8,000 करोड़ रुपया 5 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड से रेज कर लिया, 8,000 करोड़, और ये दूसरे डोनेशन से रेज कर लिया। कैश में तो जितना रेज किया वो रेज किया ही। यानी कि अगर एक लोकसभा इलेक्शन में वो 500 कैंडिडेट खड़े करते हैं तो 500 करोड़ के बजाय उनके पास 16,000 करोड़ तो ऐसे ही डोनेशन में आ गया। तो इस लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है। और पैसे का हम देख रहे हैं कि पूरा इन्फ्लुएंस होता है चुनाव में। तो इसलिए उससे हमारा पूरा लोकतंत्र चरमरा जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये हम लोगों को कम से कम जो अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं उनके ऊपर वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की जरूरत है। इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनहेरिटेंस तो किसी ने कमाया थोड़ी है। आपने ये सिस्टम बना दिया कि जो लोग बहुत अमीर हैं वो अपने बच्चों को सारा के सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सारे के सारे दुनिया में इनहेरिटेंस टैक्स है, अमेरिका में भी इनहेरिटेंस टैक्स है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें भी इनहेरिटेंस टैक्स है ज्यादातर। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। यानी कि आज अगर अंबानी 5,000 करोड़, 5 लाख करोड़ उनकी वेल्थ है, वो अपनी पूरी की पूरी वेल्थ जो है अनंत अंबानी को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी इनहेरिटेंस टैक्स, विदाउट एनी गिफ्ट टैक्स। तो देयरफॉर ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, इसको चेंज करने की जरूरत है। और इनहेरिटेंस टैक्स जो प्रपोज किया गया है कि 1/3 इनहेरिटेंस टैक्स कम से कम जो बहुत वेल्दी लोग हैं उनकी वेल्थ पर लगाया जाए, ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल रैशनल है, बिल्कुल फेयर है। और इससे जैसे इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स हमारे चल सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।